Fine student. Post independence development, class number 13. तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे यूनिट 5, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया. करेक्ट. यूनिट 5 प्लानिंग इन इंडिया. तो प्लानिंग इन इंडिया में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर किए थे 5 इयर्स प्लान. करेक्ट. तो क्लास नंबर 12 में इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे चर्चा किए थे. जैसे क्रिटिसिज्म भी देखे थे, क्या क्या हुआ और कितना पंचवर्षीय योजना कारगर साबित हुआ, कितना फेलियर हुआ, सभी चीज़ का हम लोग देखे हैं. मेजर इवेंट भी देखे हैं. आज की क्लास में हम लोग टोटली फोकस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स. इस पे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. भारत में लैंड के ऊपर क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया, समझ गया ना? हाँ. जब हम लैंड रिफॉर्म्स का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर का डायमेंशन को टच कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लैंड इज नोन फॉर एग्रीकल्चर. अभी हम लोग जानते हैं कि लैंड का यूज़ और भी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया. सर्विस तो खैर आप घर में भी बैठ के कर सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी रिक्वायर लैंड. बट जो लैंड सबसे अधिक जो किसी इकोनॉमी को टच करता है, दैट इज एग्रीकल्चर स्टिल. तो देखेंगे उस समय का स्थिति क्या था. तो देखो, तो पहले तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स. टॉपिक को लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है. तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये है विद्यार्थी लोग कि जो पहले से जो चल रहा है व्यवस्था उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ताकि जो एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसमें बदलाव आ सके. क्या आ सके? बदलाव आ सके. और बदलाव के रूप में बहुत सारे एलिमेंट्स आ सके, जैसे टेनेंसी लॉस हो गया, जैसे सीलिंग हो गया कि इतना ही लैंड रहेगा आपके पास, इससे अधिक, इस लिमिट से अधिक लैंड है तो सरकार उसको ले लेगी. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए, उसका ओनरशिप सही होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. तो लैंड रिफॉर्म्स कुछ नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, जिसमें हम लोग टेनेंसी को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ओनरशिप को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीलिंग को लेकर काम कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी काम कर रहे हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. अच्छा, ऑब्जेक्टिव आखिर क्यों कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स, फॉर व्हाट पर्पस? ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक से हो सके इस कंट्री में. क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग फूड डिफिसिट थे. एंड जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि लैंड इज नोन फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. इसलिए लैंड ही नहीं रहेगा, लैंड ही ठीक से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो खाक हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाएंगे. बात समझ रहे हो ना? तो जो पर्पस है लैंड रिफॉर्म्स का भारत में, पर्पस क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना. प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो अलग चीज है. प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगा जब ज़्यादा लैंड एक साथ रहे, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, जैसे यूएसएसआर ने करके दिखाया था अपने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत. तो भारत भी करना चाहेगा, बट रास्ता इतना आसान नहीं है भारत में, क्योंकि अभी भी स्टिल भारत में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ. जस्ट लाइक लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स अभी भी प्रॉपर नहीं है भारत में. क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है? क्या क्या एक्ट आया? और जहाँ तक सवाल है लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर का, तो ये स्टेट सब्जेक्ट. जब तक स्टेट का पॉलिटिकल विल ना हो तब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ सकता उस राज्य में. बात समझ रहे हो? ये एक अपने आप में एक दुविधा होगा, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा हर स्टेट के लिए कि उस स्टेट का पॉलिटिकल विल क्या है. देखो, जिस तरह वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स किया, वो अपने आप में एक कमांडेबल वर्क है कि बहुत सारा जमीन जो लैंड ओनर ने रखा था, जमींदार ने रखा था, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया ना. हाँ, देखेंगे हम लोग. कश्मीर ने भी बहुत अच्छा लैंड रिफॉर्म्स किया है, केरल ने भी बहुत सही किया है, बहुत सारे राज्य बहुत पीछे रह गए लैंड रिफॉर्म्स में. एनीवे, तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब समझे, उसका ऑब्जेक्टिव समझे. ऑब्जेक्टिव क्या है कि लैंड ज़्यादा नहीं रहे किसी के हाथ में, ठीक है? वो क्या हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो. अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर व्हाट पर्पस? किस पर्पस के लिए हो? ताकि सोशल अपलिफ्टमेंट हमारे कंट्री में स्थापित हो सके. कोई आदमी लैंड के बेसिस पे अमीर और गरीब ना हो,
उससे क्लास डिवाइड ना हो सके, सोशल डिफ्रेंसिएशन ना हो सके, सोशल अपलिफ्टमेंट करना है तो लैंड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जानते हो बाय डिफॉल्ट लैंड मिल गया वो अमीर हो गया, और जिसको लैंड नहीं मिला वो गरीब हो गया। लैंड इज स्टिल ए वेरी बिग एसेट, है ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है वो बहुत अमीर है। तो जरूरी था उस समय के लिए, बट विरासत में मिला क्या हमें, लेगेसी इशू तो रहेगा ही। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ही दिक्कत है, एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म चल रहा है पहले से, यानी कि लैंडलॉर्ड्स भी, यानी कि जमींदार भी वो रियल जमींदार नहीं है, वो अंग्रेज का गुलाम है, अंग्रेज के लिए काम कर रहा था। सही बात है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म। चाहे तुम किसी भी सिस्टम में देख लो, ब्रिटिश का 3 सिस्टम आया ना जी, जमींदारी सिस्टम, वही परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, महलबाड़ी आया, रोतबाड़ी आया, करेक्ट, उस पर भी चर्चा होगा, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसे हुआ क्या, एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म। उसके बाद देखो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड बहुत कम आदमी के अंदर रह गया, और स्टेट के तरफ से भी कोई ऐसा तो बढ़िया सपोर्ट नहीं था इरिगेशन के लिए। हाँ, स्टेट की तरफ कोई एग्रीकल्चर क्रेडिट भी तो नहीं था फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स करेगा क्या, फार्मर्स पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगा। जिस मनी लेंडर से पैसा लेगा, पता चला कि वही मनी लेंडर उसका ओनर हो गया, वही चला रहा है, क्योंकि वो उसके पास उतना पैसा ही नहीं कि वो वापस कर सके। वापस नहीं करेगा तो क्या रहेगा, जमीन रहेगा, पता चला कि जमीन चला गया, टेनेंट से मनी लेंडर के पास चला गया। तो ये सब प्रॉब्लम झेला है हमारे फार्मर्स ने। देखते हो तेभागा मूवमेंट भी हुआ था बंगाल में, तो अब पीजन मूवमेंट कितना हुआ है हमारे कंट्री में। तो पीजन मूवमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो रहा था उस समय। तो जानते हो ब्रिटिश का विरासत, ब्रिटिश ने बहुत कुछ, बहुत नए नए तरीके, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया था, लैंड, वही जमींदारी सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, 10 साल के लिए, बढ़ा के 10 ईयर्स किया गया ना। उसमें एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म रहेंगे, यानी कि लैंडलॉर्ड भी, जमींदार भी परमानेंट नहीं होगा, अनलाइक आवर ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में क्या था कि जमींदार परमानेंट ओनर रहते थे। यहाँ पे क्या है कि जमींदार एक तरह से मिडल मैन है, और मेन जो मुखिया है वो सत्ता पे बैठा हुआ है, ब्रिटिश काम करवा रहा है उससे, ब्रिटिश को वो पैसा देगा और उस हिसाब से वो पैसा वसूलेगा भी नीचे, और ज़्यादा वसूलने के चक्कर में क्या करेगा, पीजेंट्स का शोषण करेगा वो, समझ रहे हो ना। तो अब ब्रिटिश को भी लगा कि भाई ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम तो ठीक काम नहीं किया, जो कि बंगाल और बिहार में लागू हुआ था। तो उसके बाद फिर थॉमस मुनरो आए। थॉमस मुनरो ने क्या किया तुम्हारा, हाँ, रोतवारी सिस्टम लाया, करेक्ट, हाँ, ये बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसके लिए टेनेंसी एक्ट भी आया 1908 में, एनीवे। तो वो किए, उसमें क्या था कि चलो भाई रोतवारी है, डायरेक्ट रोज से लिया जाएगा, डायरेक्ट फार्मर से लिया जाएगा, तब मिडल मैन खत्म हो जाएगा। बट उसका भी एक अपना ही प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम क्या था कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अभी भी यह प्रॉब्लम है कि नहीं है भारत में, जमीन का ठीक से डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इसके वजह से जानते हो जमीन एक इधर से उधर चला जाता है, अभी भी स्टिल वी हैव सेम प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हम लेके आए महलबाड़ी। महलबाड़ी में जानते हो दोनों का ही फीचर्स है, परमानेंट सेटलमेंट का भी फीचर है, प्लस तुम्हारा रोतवारी वाला भी फीचर्स है। वो कौन लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक लेके आए थे 1822 और 1833 में। 2 रेगुलेशन पास किया गया था उसके लिए, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब सब में लग जाएगा उस तरफ का। तो ये आया, मगर क्या ये जो ब्रिटिश ने जो लैंड रिफॉर्म्स किया, जो ब्रिटिश ने जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड के ऊपर जो भी नियम कायदा बनाया, क्या इससे हमारे फार्मर्स को भलाई हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हमारे फार्मर्स अच्छा खासा पहले कमा रहे थे वो भी गर्त में चले गए। इम्पॉवरिशमेंट अब पूरा एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ा। सोचो ना, देश इतना बड़ा, इतना लैंड, उसके बाद भी हमें फूड बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। इसका मतलब सीरियस क्राइसिस है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट होना चाहिए था लैंड के ऊपर वो ठीक से नहीं रहा ब्रिटिश के टाइम में। ब्रिटिश ने पूरा शोषण ही किया है। और उसके बाद देखो ट्राइबल का लैंड सब जबरदस्ती लिया ना पकड़ के। हाँ बताओ, जो फूड क्रॉप्स रोपना चाहिए जबरदस्ती कैश क्रॉप रोपवाया जा रहा है, इंडिगो सब। तो अब क्या करेगा फार्मर्स भी? फार्मर्स मनी लैंडर का चंगुल में फंसा हुआ है। यदि वो कैश क्रॉप नहीं करेगा तो पैसा ही नहीं आएगा, कैसे उसको देगा वापस? मजबूर हो गया। समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी रहा है एग्रीकल्चर को लेके, लैंड को लेके, इसके वजह से हमारे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। समझे? हाँ, उसके बाद रिवोल्ट भी होगा उस हिसाब से। तो यानी कि भारत जब आज़ाद होगा तो यही लक्ष्य रहेगा कि जहाँ जहाँ त्रुटि है वहाँ से हम क्या करें, ठीक करें। कुमारप्पा कमेटी बनेगा, वो अपना रिपोर्ट देगा 1949 में, और वो रिपोर्ट एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भारत के लैंड रिफॉर्म्स के लिए। समझ गए ना। चलो शुरू करते हैं फिर। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। So write down
लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब जो ही बताए हैं तुम लोग को, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यानी कि एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बदलाव आना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। अब किस तरह का बदलाव आना, किस किस एलिमेंट को लेके आना? ओनरशिप, ओनरशिप में बदलाव आना। टेनेंसी, टेनेंसी समझते हो ना, जिसको किराया में दे रहे हो। फार्मर क्या था? टेनेंट फार्मर्स, जमींदार से किराए में लिया है, कभी भी उसको हायर एंड फायर किया जा सकता है। तो टेनेंसी में बदलाव आना, ओनरशिप में बदलाव आना, मैनेजमेंट में बदलाव आना। हाँ, लैंड सीलिंग लिमिट, वही लैंड सीलिंग कि इतना जमीन इससे ज़्यादा तुम नहीं रख सकते हो भाई, उतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए, अब क्या करेगा ज़्यादा लेके। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जितने भी चीज़ है ये बदलाव करेगा एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को। बात समझे? और यहाँ पे सभी में हमें क्या करना होगा? फोकस करना होगा, तभी जाके एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बदलाव आ सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। आखिर क्यों? फॉर व्हाट रीजन? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर लैंड रिफॉर्म्स? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जानते हो देश का स्थिति बहुत खराब, इतना बड़ा लैंड है, गैंजेटिक प्लेन है, डेक्कन में कम थोड़ी है, वहाँ पे भी तो खेती होता है अच्छा खासा, उसके बावजूद भी बताओ फूड डेफिसिट। तो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट करना बाय डूइंग दिस थिंग्स, सोशल अपलिफ्टमेंट को बढ़ाना। सोशल अपलिफ्टमेंट को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग? जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम करना, जो इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है उसको कम करना। कोई आदमी धन रईस है, कोई आदमी बहुत गरीब है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंड, उसको बैलेंस करना। समझ गए? हाँ। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत आजाद होने से पहले क्या स्थिति था? अच्छा, भारत आजाद होने से पहले स्थिति बहुत बुरा स्थिति था भारत का। हाँ, कह सकते हो। हाँ, कि नो प्रॉपर स्टेट सपोर्ट, ना ही इरिगेशन व्यवस्था उतना अच्छा, इरिगेशन फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं, ना ही एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिल रहा है, ना ही एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिल रहा है, बिल्कुल नहीं है। बात समझे? हाँ, एब्सेंटी, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। जमींदार भी है तो जमींदार भी परमानेंट नहीं है, जमींदार भी एक एजेंट है ब्रिटिश का। उसको भी क्या है? कमाने से मतलब है, खाने से मतलब है, भाड़ में जाए। फार्मर्स मूवी देखा है ना बच्चे लोग, लगान का? तो 2 गुना लगान देना पड़ेगा कैप्टन रसल। तब वो तो अच्छा है, सब आमिर खान बनना चाहिए। समझे? तो ये स्थिति। हाँ, तो इससे क्या होगा? तो इससे तो भाई एग्रीकल्चर बर्बादी हो जाएगा। एग्रीकल्चर पूरा एज अ ओवरऑल सेक्टर इम्पॉवरिश्ड। मैं करे तो करे क्या लोग? इसी में शामिल है। हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा, जहाँ पे 2 अभी भी है ये प्रॉब्लम, स्टिल वी हैव सेम प्रॉब्लम। हाँ, जहाँ पे 2 आदमी का जरूरत है वहाँ पे 10 आदमी काम कर रहा है। एग्रीकल्चर पूरा बर्बाद हो जाएगा ना, पॉवर्टी ट्रैप, लोग फंस जाएंगे, पॉवर्टी ट्रैप। मिडल मैन,
मिडल मैन वही इंटरमीडिएट सब राइज हुआ। तो ये स्थिति है। बताओ भारत इस चीज के साथ आजाद होगा। यानी कि सरकार जब तक बहुत बड़ा काम ना करे तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। इसका मतलब जो लेगेसी में हमें इंडिया मिला है, इनफैक्ट जो लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जो लैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ था आज़ादी के टाइम, वो बढ़िया नहीं था, अनुकूल नहीं था कंट्री को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सब कब्जा कर बैठा हुआ है ना जमींदार सब, बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाएगा जमीन, तो क्या करेगा फिर फार्मर सब, प्रॉब्लम है। तो जब इतना कुछ हो रहा है स्टूडेंट, ये सब हो रहा था, आउटकम्स क्या हुआ, यानी कि रिजल्ट ऑफ ये, इसका रिजल्ट कह सकते हो, इनफैक्ट इसका रिजल्ट कह सकते हो कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो ये इस तरह का जो शोषण है, इससे क्या हुआ, इसे वही कह सकते हो कि पीजेंट्स लोग, पीजेंट्स मतलब वही फार्मर्स या टेनेंट्स कह सकते हो या टीलर कह सकते हो, एक ही बात है। टीलर क्या है, बहुत ही वर्स्ट क्राइसिस में है। हाँ, एग्रीकल्चर इम्पॉवरिस्ड है, बर्बाद हो गया एग्रीकल्चर। वही पॉवर्टी ट्रैप यहाँ पे लिखाई दिए, पॉवर्टी ट्रैप वर्स्ट क्राइसिस में है, समझे ना। हाँ, इसमें वही सोशल डिफरेंशिएशन है। सोशल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि रिच वर्सेस पोर का जो गैप है बहुत बड़ा है, जो गैप है बहुत बड़ा है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक आउटकम्स है। तो इतना प्रॉब्लम है। अब भारत आज़ाद होगा, भारत जब आज़ाद होगा तो ठीक है, ये इसका आउटकम है स्टूडेंट, समझे ना, आउटकम्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंट एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसका रिजल्ट ये सब है, सब इनफैक्ट यहाँ पे भी रिजल्ट है, देख रहे हो ना, एग्रीकल्चर इम्पोवरिश्ड होना ये अपने आप में एक रिजल्ट है, पॉवर्टी ट्रैप में फंसना ये अपने आप में रिजल्ट है, जमींदार के बीच में राइज हो जाना ये अपने आप में एक रिजल्ट है ना, और एब्सेंटी प्लैटिनम ये भी अपने आप में ब्रिटिश का रिजल्ट है। हाँ, सोशल डिफ्रेंसिएशन होना ये भी रिजल्ट है, पीजेंट्स और टीलर बैड क्राइसिस में फंसना ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है ना। और ये भी लिख सकते हो कि जो पैसा देने वाला आदमी है, मनी लेंडर्स, कई केस में मनी लेंडर्स क्या बन जाता था, ओनर बन जाता था, ओनर्स ऑफ लैंड, ये भी एक बहुत बड़ा बैड रिजल्ट है। तो जो भारत जब आज़ाद होगा तो भारत अपना एक विजन लेके आएगा कि ये सभी चीज़ में, ये सभी जितने भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम को हम दूर करें अलग अलग तरीक़ा से। चलो इसको लिख लो स्टूडेंट्स। अब यहां पे लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा बताओ तो। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना, सिक्योरिटी टू टेनेंट फार्मर्स को सिक्योरिटी देना, और बहुत सारे राज्य बहुत अच्छा काम किया है। सीलिंग ऑफ लैंड्स का यूनिट को सील कर देना, है ना, कि इतना ही तक रह सकता है आपके पास। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो बीच में मिडल मैन सब है, बिचौलिया लोग है, उसका क्या काम है जी, इंटरमीडिएट्स वही मिडल मैन। जमींदार का क्या काम है आप फालतू का। अब स्टेट और डायरेक्ट उससे बात होगा, इनफैक्ट टेनेंट को ही ओनर बना दिया जाएगा, समझे। हाँ, ये हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें देखो, सोशल अपलिफ्टमेंट, बिल्कुल जो लिखे हो वही चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं,
आज़ादी के बाद सोशल अपलिफ्टमेंट करना, और एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टू ट्राइबल्स, ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट आउटसाइडर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सिक्योरिटी टू लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड। जो लैंड टूटा हुआ लैंड है, फ्रैगमेंटेड लैंड, जो टूटा हुआ लैंड है, जो छोटे छोटे लैंड है, अब छोटे छोटे लैंड में करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा, सब लैंड को एक साथ लाना होगा, जैसे यूएसएसआर ने लाया है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये फोकस रहेगा, और कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात का विषय है। समझ गए ना, आखिर हम रोल मॉडल तो फॉलो किए यूएसएसआर का ही 1928 का, पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो गया था। हाँ, हमारा भी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर है, लैंड है उसमें, हर पंचवर्षीय योजना में छोड़ दो, उसके बाद 9th के वाला छोड़ दो उस तरफ, फर्स्ट से लेके 8 तक बात करो, कुछ ना कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है उसमें, समझे। हाँ, ये लिखा तो दी है, फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ब्रिटिश के टाइम में क्या पॉलिसी था। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा रिवर्स पीछे जा रहा हूँ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश रूल, लिख दो, ये मिटा देना, ये हो गया ना। हाँ, एक्चुअली मुझे वो पहले बता देना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट। चलो लिखो तो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम land revenue system during British rule, या in British rule। फर्स्ट लेते हैं हम लोग जमींदारी सिस्टम। अच्छा, जमींदारी सिस्टम को ही हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। बताओ किस किस जगह पे था, बंगाल और बिहार। इसमें क्या है, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म का, यानी कि जो जमींदार होंगे वो भी परमानेंट नहीं है, जमींदार नॉट परमानेंट। जमींदार को राइट्स दिया जाएगा लैंड का कि इतना इतना साल तक तुम्हारे पास लैंड है, हाँ, इसको राइट्स दिया जाएगा, राइट्स ऑफ लैंड, कि ये तुम्हारा जमीन रहा। हाँ, और देखो 30 और 40 साल में रिवाइज होता था, आफ्टर 30 और 40 ईयर्स रिवाइज होता था। और ये जमींदारी वाला सिस्टम लाने वाला कौन है आदमी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन से बैटल में इन्वॉल्व रहा था बताओ तो। थर्ड, हाँ वेरी गुड, थर्ड एंग्लो मैसूर, बिल्कुल मैसूर, याद है ना, जहाँ पे टीपू सुल्तान का बच्चे को गिरवी रखा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लाए थे। एब्सेंटिव लैंडलॉर्डिज्म, जमींदार को राइट्स मिला, और वो रिवाइज होगा, देखो आफ्टर 30 और 40 ईयर्स रिवाइज होगा, फिर उसी के उसके हिसाब से पैसा रखा जाए कि इतना इतना तुम हमको पैसा दो। एक तरह से टेंडर है ये, टेंडर समझते हो ना, पैसा ले लिया जाता है और तुम्हारा काम है तुम उठाओ। टेंडर में यही होता है कि आपको दे दिया गया चीज़, आप पैसा पे करो और आप उठाते रहना, और उसमें वो जितना ज़्यादा उठा पाएगा उसका उतना फायदा। समझ गए ना। हाँ, इससे पहले भी ब्रिटिश बहुत कुछ लेकर आया, वो फेल कर गया। तो एक ये, हाँ, इससे पहले भी बहुत, इनफैक्ट इजादारी सिस्टम याद करो मुगल सब का। तो जमींदार को मिला राइट्स ऑफ लैंड। अब ये जमींदार क्या करेगा, टीलर को, यानी कि वही टेनेंट को, जो टेनेंट फार्मर्स होगा उससे रेवेन्यू वसूलेगा, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेगा, अधिक से अधिक एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा वो, और यही एक्सट्रैक्शन के दरमियान क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा फार्मर्स का। वही 2 गुना लगान देना पड़ेगा, यही है, क्योंकि जितना गुना लगान देगा उतना उसको बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं देखेगा ड्रॉट कंडीशन को, फेमिन कंडीशन को, इसको क्या मतलब है भाई। अच्छा, इससे बढ़िया तो पहले व्यवस्था था, जहाँ जमींदार खुद देता था लैंड और उसको इनपुट भी देता था कि भाई करो, कोई बात नहीं, फेमिन होगा हम समझ जाएंगे, बाद में तुम दे देना। तो पहले का व्यवस्था ज़्यादा बढ़िया था, जैसे जजमानी सिस्टम वो ज़्यादा बेटर था, है ना। ब्रिटिश यहाँ का आके बेड़ा गर्क कर दिया इसको भी,
तो ब्रिटिश सेटिस्फाइड नहीं था इससे भी। तो सेकेंड देखो, रोतवारी, रोतवारी सिस्टम। अच्छा, रोतवारी, रोत का मतलब क्या होता है? फार्मर, डायरेक्ट फार्मर जो कल्टीवेटर है। अब यहाँ पे नो मिडल मैन, नो मिडल यानी कि नो जमींदार, यहाँ पे मिडल मैन कोई नहीं रहेगा, नो मिडल मैन। यहाँ पे क्या होगा कि फार्मर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा स्टेट से, यानी कि स्टेट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और फार्मर्स जो कि एग्रीकल्चर को ओन कर रहा है, लैंड को ओन कर रहा है, और फार्मर्स क्या करेगा? डायरेक्ट स्टेट को रेवेन्यू देगा। हाँ, इसके लिए देखो आइए, अच्छा रोतवारी कौन लाया है बताओ तो? हाँ, थॉमस मुनरो। हाँ, 1820 के आसपास। वेरी गुड। किसकी जगह पे? बॉम्बे। अच्छा हाँ, उस समय थे बिल्कुल। अच्छा, बॉम्बे मद्रास, ये प्रेसिडेंसी। हाँ, अब देखो उसके लिए मद्रास में देखो, मद्रास टेनेंसी एक्ट भी लाया था ब्रिटिश ने, समझे? 1908 में। और देखो कहीं ना कहीं था तो नोबल ही चीज। टेनेंसी एक्ट लाया, इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी टू फार्मर्स, सिक्योरिटी टू टीलर, जो फार्मर है कल्टीवेट कर रहा है उसको सिक्योरिटी देने के लिए। बट इसका भी दुरुपयोग हो गया। दुरुपयोग क्यों हो गया? अब देखो मद्रास टेनेंसी एक्ट लाया ताकि जो टेनेंट्स फार्मर है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसको सिक्योरिटी मिल सके और वो जमीन को लंबा समय तक अपने अंदर रख सके। मगर दिक्कत क्या है इंडिया में शुरू से ही? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का। यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इसका फिर नाजायज फायदा उठाएगा जो वहाँ इन्फ्लुएंसर होगा उस जगह का, लोग सब जमींदार टाइप के लोग सब। तो चूंकि है तो नोबल कॉज ही है, और क्या जमींदार उठाएगा? खुद ब्रिटिश ही उठाएगा उसका फायदा। हम दे तो दिए, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तुम्हारा गलती है भाई। तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ये भी जितना फ्रूटफुल होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो कभी भी ज़मीन लिया जा सकता है ना। इसके वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम हुआ है, फार्मर्स क्राइसिस में गया है। तो ये तो दूसरा हो गया। चलो तीसरा देखते हैं, महलबारी, महलबारी सिस्टम। अच्छा, महलबारी, महल जानते हो ना, मतलब या तो वन विलेज या फिर मोर विलेजेस। और ये किस तरह काम करेगा स्टूडेंट? एज ए यूनिट के रूप में काम करेगा, एक यूनिट के रूप में काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो महलबारी सिस्टम है इसमें दोनों ही मिक्सचर है, जमींदारी सिस्टम भी है प्लस रोतबारी सिस्टम भी है, एलिमेंट ऑफ बोथ। कैसे कहोगे एलिमेंट ऑफ बोथ है? क्योंकि एक आदमी है ना कलेक्ट करने के लिए एक विलेज में, या मोर देन वन विलेज में एक आदमी है, तो वो इट जस्ट लाइक अ जमींदार। अब प्लस डायरेक्ट स्टेट का कनेक्शन हो रहा है, ब्रिटिश बैठा हुआ है, फार्मर्स क्या उसको दे रहा है, वो डायरेक्ट कनेक्ट है। पहले क्या था कि हर जगह जमींदार होता था, यहाँ पे हर जगह नहीं है, एक है कोई, इसको महल बोल रहे हैं हम लोग। यानी कि विलेज एज अ महल के रूप में काम कर रहा है, एक जो हेडमैन होगा उसको पैसा देना होगा। इसमें दोनों ही फीचर है, जमींदारी सिस्टम का ही फीचर है और रोतबारी सिस्टम का ही फीचर है। बताओ ये कौन लाए थे? विलियम बेंटिक। हाँ, विलियम बेंटिक, वही विलियम बेंटिक जिन्होंने सती को भी खत्म किया था अलॉन्ग विथ राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, विलियम बेंटिक ने इनको दो तरीके से लाया, दो टाइम में लाया है। एक 1822 में भी लाया था एक रेगुलेशन पास करके, और एक 1833 में भी। और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट था बताओ तो? वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, उस सब रीजन में, वेस्ट रीजन में। तो ये तीन जो है ब्रिटिश का बहुत ही पॉपुलर, हाईली पॉपुलर। बट रिजल्ट क्या हुआ जो बताए हैं तुम लोग को? रिजल्ट क्या हुआ? वो जो लिखे हो अभी थोड़ा देर पहले, हाँ, जो इससे पहले जो लिखे थे ना, कि रिजल्ट क्या हुआ? वही इम्पोवरिस्ड, एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया, पॉवर्टी ट्रैप में फार्मर फंस गया, प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है टेनेंट को, मनी लैंडर क्या बन गया? ओनर बन जाता था, हाँ, सोशल डिफ्रेंसिएशन हो गया। बिल्कुल, ये सब का रिजल्ट है। तो अब ये मिलेगा भारत को, अब भारत का अपना उम्मीद है कि ये सभी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, इसको लिख लो।
मिटा देना। तो इंडिया जब आज़ाद होगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने में जो है वो क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, यानी ये लेगेसी इशू रहेगा। देखो, तो इसको माइंड मैप नहीं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं स्टूडेंट। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला कब, 1947 में। तो एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव रहा भारत के लिए वो क्या रहा, लैंड रिफॉर्म्स। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या रहा, लिखते रहोगे, इसको लिखते रहोगे, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया। इंडियन गवर्नमेंट मतलब वही इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया, डेट्स कॉल्ड कुमारप्पा कमेटी। कुमारप्पा आदमी का नाम है और बहुत ही एक्सपर्ट थे, एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से जानते थे ये। और इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1949 को सरकार को, और उसमें जो रिकमेंडेशन था स्टूडेंट, उसमें रिकमेंडेशन ये था कि जो इंटरमीडिएट्स है, यानी कि जो मिडल मैन है, इंटरमीडिएट्स लोग जो है बिटवीन फार्मर एंड स्टेट, इसको ख़त्म करो। ये बेकार का बैठा हुआ है बीच में, इसको हटाओ, ठीक है। और जो ओनरशिप राइट है, जो ओनरशिप है लैंड का, वो आप टीलर को दे दीजिए, फार्मर्स को दे दीजिए। टीलर मतलब फार्मर जो काम कर रहा है उस पर, उसको दे दीजिए। बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है ये, समझ गए ना। तो अब देखो, कहने का मतलब है कि लैंड रिफॉर्म्स का जो शुरुआत हुआ भारत में, यही कमेटी है, कुमारप्पा कमेटी। तो इसके अब ये भी जानते हैं हम लोग कि भले ही कुमारप्पा कमेटी ने दिया हो, हम जानते हैं कि लैंड क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, इट्स स्टेट सब्जेक्ट है। भले ही सरकार गाइडलाइन दुनिया भर का बना दे, केंद्र सरकार, मैं यदि स्टेट के पास पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुमारप्पा कमेटी को रेफरेंस मानते हुए बहुत सारा स्टेट रिफॉर्म्स लाएगा, और बहुत सारा स्टेट ने लाया भी है। तो क्या क्या एलिमेंट पे काम किया जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट देखेंगे हम लोग। फर्स्ट वन, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। फर्स्ट वर्क आफ्टर गिविंग रिकमेंडेशन फ्रॉम कुमारप्पा कमेटी के बाद जो फर्स्ट जो स्टेप लिए हैं, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जैसे यानी कि जमींदार जो है बीच का, उसको हटाओ। तो इसमें कहोगे तो वेस्ट बंगाल एंड जो जम्मू एंड कश्मीर है, बहुत अच्छा काम किया है, और उस हिसाब से एक्ट लाया, हाँ लेजिस्लेशन लाया। स्टेट ने क्या किया, बहुत सारा लेजिस्लेशन लाया। स्टेट ने लेजिस्लेशन लाया ताकि इंटरमीडिएट्स ये खत्म हो सके, और उसमें से ये दो स्टेट ने सबसे अच्छा काम किया है। समझ गए, ये नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप देखोगे, ये हो गया टेनेंसी लॉस। देखो, ओनरशिप देना, लैंड का ओनरशिप देना किसको, टीलर्स को, इसका मतलब टेनेंसी लॉस। टेनेंसी लॉ मतलब क्या है कि जो टेनेंट है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि भाई तुम ही हो, तुम काम करो अच्छे से। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेनेंसी लॉस। मैं ये टेनेंसी लॉ में भी प्रॉब्लम लाया, स्टेट सब लाए बहुत अच्छे से, स्टेट सब ने अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग लाया, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट होगा क्या होगा, सबका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, स्टेट का अपना अपना होगा तरीका। जैसे एग्जांपल देखो, मैं केरल का बात करता हूँ। केरल ने क्या बोला कि नो टेनेंसी लॉस, कोई भी एग्रीकल्चर का जो लैंड है टेनेंसी के लिए दिया ही नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड टेनेंसी के लिए टेनेंट्स को नहीं दिया जाएगा। अब तुमने बोला कि ये क्या बात हुआ, इसमें है केरल, ये स्टेप केरल का गलत नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या था इसमें, टेनेंसी लॉ में जो ओनरशिप जो प्रोवाइड किया जा रहा था वो स्टैच्यूटरी टेनेंट को दिया जा रहा था। स्टैच्यूटरी मतलब यानी कानून के हिसाब से जो टेनेंट है। अब कानून के हिसाब से कौन टेनेंट होगा, जो जमींदार होगा वही होगा, क्योंकि नॉर्मल जो टीलर है उसके पास तो वो जमीन का कागज है नहीं,
तो फायदा हो किसको रहा था? ये फायदा वही जमींदार को ही हो रहा था। बात समझ रहे हो ना? तो टेनेंसी लॉज में ओनरशिप स्टैट्यूटरी टेनेंट को दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी टेनेंट का मतलब क्या हुआ कि जो रियल जो टेनर है उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेचारा जो रियल टेनेंट है उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसका फायदा उठाएगा जमींदार से। पता चला कि स्टेज टेनेंट्स कुछ नहीं, तुम्हारा मिडिल मैन ही निकला, जमींदारी निकला, तो ये लोग बेनिफिट उठा रहे थे। अब ये लोग बेनिफिट उठाएगा तो पता चला कि इन लोगों को मिल रहा है इनपुट सब्सिडी, ये सब इन लोगों को मिल रहा है जिसको पहले से ही है, तो इसका भी नुकसान हो गया। तो केरल ने कहा कि कुछ नहीं होगा ऐसा, एग्रीकल्चर लैंड टेनेंसी के लिए दिया ही नहीं जाएगा। तो कहेंगे तगड़ा है ये, समझे ना? और भी बहुत सारे स्टेट ने किया है। हाँ, जैसे देखो मैं बेस्ट एग्जांपल वेस्ट बंगाल का देना चाहूँगा। वेस्ट बंगाल ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वेस्ट बंगाल ने क्या कहा कि जो शेयर क्रॉपर्स है, यानी जो काम कर रहा है वही फार्मर्स, जो शेयर क्रॉपर्स है वही टेनेंट्स होगा, वही स्टैट्यूटरी टेनेंट्स होगा। और इसके लिए उसने एक पीरियड फिक्स किया 1979, और इसके लिए ऑपरेशन चला दिया था, ऑपरेशन बारगा, ऑपरेशन बारगा। यानी कि जो खेत में काम कर रहा है, जो शेयर क्रॉपर्स है वही क्या है, टेनेंट है। इसमें क्या लूफॉल्स, बहुत सारे स्टेट में लूफॉल्स हुआ ना कि ओनरशिप किसको दिया जाए, स्टैट्यूटरी टेनेंट को दिया जाए। भाई टेनेंट के पास तो है ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन, तो इसका बेनिफिट तो फिर जमींदारी, जिसके पास जिसका जमीन था वही फायदा उठाएगा, तो शेयर नीचे जाएगा ही नहीं। मगर वेस्ट बंगाल ने ऐसा नहीं किया। वेस्ट बंगाल ने कहा कि 1979 रेफरेंस होगा, 1979 के बाद जो भी शेयर क्रॉपर्स है वही रियल टेनेंट्स है और वही ओनर होगा। हाँ, हर राज्य में उतना इच्छा शक्ति नहीं, कुछ ही कुछ राज्य कर पाया इस चीज़ को, बहुत सारे राज्य नहीं कर पाया इस चीज़ को, क्योंकि जानते हो कि एक तो जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उसका पॉलिटिकल क्लाउड ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट ने किया है। जैसे एग्जांपल देखोगे, हाँ हाँ, यहाँ देखो स्पेशली देखो पंजाब सबने अच्छा किया, देखो गुजरात, पंजाब, इसमें क्या था कि आफ्टर, हरियाणा भी कह सकते हो, आफ्टर पोजीशन ऑफ लैंड फॉर फ्यू ईयर्स, यानी कि आपके पास लैंड है, यानी कि आप यू आर टेनेंट फार्मर्स, आपके पास ज़मीन बहुत साल से है, ठीक है, कुछ साल के लिए एक लिमिट फिक्स करें, इतना साल तक के लिए है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस लैंड को खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, एंड नाउ यू कैन बिकम योर ओनर ऑफ द लैंड्स। इस तरह। हाँ, बिहार यूपी में तुमको नहीं दिखेगा ऐसा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लैंड चूंकि सब्जेक्ट है स्टेट का, एग्रीकल्चर चूंकि सब्जेक्ट है स्टेट का, तो इक्वल लैंड रिफॉर्म्स तुमको पूरा कंट्री में नजर नहीं आएगा, समझे ना? तो ये हो गया आपका टेनेंसी लॉस। यहाँ पे भी देखे हम लोग, इंटरमीडिएट्स में भी देखो वेस्ट बंगाल और कश्मीर अच्छा कर पाया है, टेनेंसी लॉस में भी देखो बंगाल ने अच्छा किया, केरल ने भी ठीक किया, समझे ना? ये दो स्टेप हो गए, मिटा देना इसको। क्या बोले? हाँ, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तरीके से किया है स्टूडेंट, समझे ना? कुछ स्टेट ने कुछ ज़्यादा अच्छा किया तो जिसका अभी भी फायदा हो रहा है, और किसी स्टेट ने नहीं किया तो अभी भी नुकसान हो रहा है उसका। अब देखो प्रॉब्लम, अब ये देखो ये जो था टेनेंसी लॉस, करेक्ट। अब तीसरा हम लोग देखेंगे लैंड सीलिंग, और देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़, थर्ड स्टेप्स। इसका लैंड सीलिंग का मतलब क्या कि इतना लैंड ही आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे तुमको अलग अलग स्टेट का अलग अलग अप्रोच नज़र आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, बिहार और यूपी सब में या एमपी में देखोगे तो इंडिविजुअल को एज ए यूनिट मान के चल रहे थे कि एक आदमी के पास कितना होना चाहिए। बट कुछ राज्य ऐसा भी है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और ऐसे राज्य है, गुजरात भी, ठीक है, गुजरात, हाँ, केरल, कर्नाटक, गुजरात, इसमें फैमिली को यूनिट माना जा रहा था कि एक फैमिली के पास इतना होना चाहिए ज़मीन,
क्योंकि सर ये कौन सा बड़ा बात है, क्योंकि यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शन होगा। फिर देखो अपना इधर देखो बच्चे लोग, जमीन बचाने के चक्कर में क्या होगा, रिलेटिव्स का नाम पे जमीन कर दिया जाएगा। हाँ यही होता है, इसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन करना। तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल देखो, यहाँ पे क्या है कि एक इंडिविजुअल के पास इतना इतना जमीन होना चाहिए, सडन जमीन होना चाहिए एक इंडिविजुअल के पास, लिमिट फिक्स कर दिया इस राज्य में। बस इस राज्य में क्या हो कि एक फैमिली के ऊपर, ये ज़्यादा तगड़ा है ना, कि ये फैमिली जो एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर 10 मेंबर जो भी है, इसके पास इतना ही जमीन होना चाहिए। इसमें क्या कि एक इंडिविजुअल इतना जमीन होना चाहिए। तो बताओ तो किस में बेटर लैंड रिफॉर्म्स होगा, इसमें बेटर होगा, है ना, फैमिली मेंबर होगा। तो इसका क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ना बेनामी ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। तो जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था लैंड सीलिंग नहीं हो पाया वो। क्यों? उसका जमीन यदि सरकार लेगा तो वो क्या करेगा, अपना भाई का नाम कर देगा, दूसरे का नाम कर देगा, रिलेटिव्स का नाम कर देगा, बस तो गया उसका जमीन। भाई इसमें देखो, इसमें थोड़ा कठिन है। बेनामी इसमें भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बेनामी हो सकता है। एक फैमिली दूसरा दे दिए, रिलेटिव्स दोस्त को दे दिए, बट इसमें ज्यादा होगा बेनामी ट्रांजैक्शन। तो जो उद्देश्य के साथ जो उसके बाद देखो वही पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हर स्टेट का इक्वेशन अलग है, हर स्टेट में जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं नेता, उनका अलग अप्रोच है, अलग इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी एक रीजन बना, और ये बेनामी ट्रांजैक्शन भी एक रीजन बना, जिसकी वजह से लैंड सीलिंग इफेक्टिव नहीं हो पाया भारत में, नॉट इफेक्टिव। कुमारप्पा कमेटी ने ये भी बोला था। तो फर्स्ट तो एबुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट, उसमें भी देखे वेरिएशन हम लोग। सेकेंड कौन क्या था बताओ, हाँ टेनेंसी लॉज, उसमें भी वेरिएशन देखे, और इसमें भी वेरिएशन दिखेगा तुमको। अच्छा तीसरा देखते हैं, अच्छा तीसरा हो गया कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड। यानी कि लैंड छोटे छोटे जो लैंड है उसको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, एक साथ इकट्ठा करना है। तो इसमें भी तुमको अप्रोच नजर आएगा। इसमें स्पेशली देखो कोई कर पाया है तो पंजाब हरियाणा सब है। अभी भी देखो पंजाब हरियाणा के पास एक किसान के पास बहुत सारा जमीन रहता है ना, एक रीजन ये भी है। तो पंजाब और हरियाणा ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा से लैंड को ना इकट्ठा किया है। बट बहुत सारे राज्य, बहुत वेरियस स्टेट्स, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वो उतना नहीं कर पाए, इस पे उतना नहीं हो पाया, उतना नहीं हो पाया। लिखते रहो बच्चे लोग। तो समझ में आ रहा है ना, ये 4 चीज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 1 क्या देखे हम लोग, एबोलिशन ऑफ जमींदारीज, है ना, वही इंटरमीडिएट्स, जमींदार को खत्म करना, उसमें भी वेरिएशंस। दूसरा क्या देखे हम लोग, हाँ टेनेंसी लॉस, उसमें भी वेरिएशंस। लैंड सीलिंग, इसमें भी वेरिएशंस। एंड कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड, इसमें भी वेरिएशन। तो व्हाट डज इट मीन, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूनिफॉर्म लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ भारत में, ये नहीं हुआ जी। हाँ इसका निष्कर्ष जो निकला कि जिस अमाउंट पे लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, हाँ नॉट यूनिफाइड रिफॉर्म्स इन इंडिया, यूनिफाइड रिफॉर्म्स नहीं हो पाया, इंडिया एज अ होल रिफॉर्म्स नहीं हो पाया। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट है तो स्टेट का अपना ही पॉलिटिकल विल, समझे। आज इतना नहीं होगा उतना ही फार्मर्स को दिक्कत होगा, समझ गए ना। तो और हाँ जो रिसेंट टाइम में देखो, चलो ये मिटा देना, चलो यहाँ पे वर्क हुआ कुमारप्पा कमेटी के द्वारा, बहुत सारा चीज़ हुआ बहुत सारे स्टेट्स में, और भी डिटेल्स में पढ़ोगे तो और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसके लिए इतना सही है एलिमेंट। अब देखोगे जो 5th पंचवर्षीय होता है, जो 5 ईयर प्लान है, तो तुमको 5 ईयर प्लान में भी हाँ राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके तुमको 8th 5 ईयर प्लान तक, उसमें भी एलिमेंट्स है लैंड रिफॉर्म्स का। तो ये भी लिख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। कहीं पे लैंड सीलिंग का बात है, देखो इंदिरा गांधी जब
10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई थी, तो लैंड सीलिंग का बात की थी ना, तो था इसमें, समझे। तो एलिमेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से लेके 8, अलग अलग है, अलग अलग जगह पे, वो सबको लिखाना पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन से कि पंचवर्षीय योजना में भी लैंड रिफॉर्म्स पर चर्चा हुआ है, समझे ना। हाँ, ये हो गया। तो अब लैंड रिफॉर्म्स के लिए जानते हो कि मूवमेंट भी हुआ है ना, इसको लिख लो। फोर्थ हुआ ना, इसको फिफ्थ कर लो और इसको सिक्स्थ कर लो। इसमें लिखो मोमेंट्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो जानते हो कि भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। और उसका फिर ग्राम दान मूवमेंट भी हुआ था। ग्राम दान मूवमेंट एक ही चीज है मूवमेंट, हाँ, मतलब एक ही है, ग्राम जमीन को ही दान करने वाला, जो ग्राम दान मूवमेंट और भूदान मूवमेंट। बट इसका पीरियड अलग है, 1956 आई थिंक 50s में हुआ है, 51 के बाद हुआ है, 56-57 में हुआ है। एनीवे, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो जमींदार लोग हैं, जिसके पास बहुत ज़मीन है, लैंड जिसके पास बहुत ज़्यादा है, उसको परसुएट किया जाए, उसको कन्विंस किया जाए, और कन्विंस करके वो अपना ज़मीन क्या दे, फार्मर्स लोग को दे, टेनेंट्स लोग को, फार्मर्स लोग को ज़मीन दे। तो ये जो भूदान मूवमेंट और ग्रामदान मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ विद्यार्थी लोग कि 42.7 लाख एकड़ जमीन दान में दिए गए। ठीक है, ये तुम्हारा इतना दिया गया, डोनेट किया गया, जिसमें से लगभग 17 लाख एकड़ जो जमीन था नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब 40 से लेकर 45% जो जमीन है, नहीं यही हुआ जी, 40 से लेकर 45% जो जमीन है वो जमीन बंजर जमीन है, वेस्ट लैंड है, वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। आप बताओ, जमींदार ने जब इतना बड़ा दिल दिखाया ये भूदान मूवमेंट और ग्रामदान में, तो ये जमींदारों को कम बेनिफिट मिल रहा है क्या? डायरेक्ट सरकार का बताओ, इसको इनपुट मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है फ्री में, और इसके बारे में तो तुम लोग को बताया ही थे, बाद में ये जमींदार ले भी लेता है जमीन वापस। तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट फॉर लैंड रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। देखो, नॉट इफेक्टिव, बस हवा क्रिएट हुआ, काम नहीं हुआ इसमें। और कौन ले गए थे इसको? आचार्य तो ये है एक मूवमेंट। तो साफ साफ तुमको दिखेगा इसमें, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि आखिर लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुआ इस कंट्री में। एवरीवेयर यू कैन फाइंड कि हर स्टेट में ही वेरिएशंस, हर चीज को लेके, और भी है इससे रिलेटेड। जैसे अभी हमने छह चीज कवर किया है, करेक्ट, 6 चीज कवर किया, उसमें और भी एलिमेंट आएगा, और उसमें भी देखोगे तो वेरिएशंस, हर स्टेट में अलग अलग वेरिएशंस। तो अभी जो रिसेंट जो है तुम्हारे पास, रिसेंट जो एक्ट है वो लैंड एक्ट 2013 का है, सही बात है ना, 2013 का। इसमें बताया गया है, इसमें बहुत सारा चीज़, इसके अंदर यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें यह है कि कैसे प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए, किसी का ज़मीन ले लेते हो तो प्रॉपर कंपनसेशन कैसे किया जाए, उसमें प्रोविजंस। हाँ, प्रॉपर कंपनसेशन का मतलब है कि मान लो कोई रूरल एरियाज़ का लैंड हो, यदि कोई अर्बन एरियाज़ का लैंड हो तो उसका कंपनसेशन का तरीका अलग होगा। हाँ, इसमें भी देखो सीलिंग का बात है, लैंड सीलिंग का बात है, कितना ज़मीन होना चाहिए, बट ये सब पूरा डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर ना। सरकार ने, केंद्र ने तो गाइडलाइंस बना दिया कि ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है, मैं फॉलो किसको करना है, स्टेट को फॉलो करना है। तो यहाँ पे स्टेट का पॉलिटिकल विल चाहिए, स्टेट का अपना प्रायोरिटी चाहिए, समझ गया। हाँ, लैंड एक्ट बहुत जगह लागू नहीं होगा, जैसे नॉट अप्लाई टू SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो तुम्हारा लैंड एक्ट लागू ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो लैंड को अक्वायर करना है ना, ताकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ बने और बाहर एक्सपोर्ट हो सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लैंड एक्ट लागू नहीं होता है। उस तरह मान लो कि रेलवे एक्ट से कन्फ्लिक्ट कर गया तो रेलवे एक्ट जीत जाएगा, क्योंकि रेलवे के लिए आपको लैंड चाहिए। तो जाहिर सी बात है सरकार तो लेगी ही लैंड को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है।
तो ऐसे बहुत सारा एक्ट है जहाँ पे यदि ये टकराएगा लैंड एक्ट तो वो दूसरा वाला एक्ट वहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो देखो विद्यार्थी लोग, ये भी सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी इतना इजी नहीं है लैंड को वो करना, फ्री करना। तो हम कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक लैंड रिफॉर्म जो हुआ है वो कह सकते हो कि ज़्यादा नहीं हुआ। वी रिक्वायर मोर लैंड रिफॉर्म्स, समझे ना। तो नोट वही कंक्लूजन क्या हुआ, वी रिक्वायर ए लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन लैंड, है ना। लैंड के सिस्टम में हमें और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इतना नहीं हुआ जितना उम्मीद था। इसलिए अभी भी स्टिल भारत में, जबकि हम लोग अभी 2024 में जी रहे हैं, अभी भी 2 रिफॉर्म्स पे बात होता है, लैंड रिफॉर्म्स एंड लेबर रिफॉर्म्स। स्टिल ये अभी भी हमारे लिए एक इशू है। समझ गए? कंप्लीटेड।